हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं जियोग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम अप्रैल सेशन, अक्टूबर सेशन या ऑन डिमांड में देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो ये नोट्स मैंने बना रखे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं, जिसमें क्या है आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। और मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है जो एग्ज़ाम में आएगा, उसमें क्या है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आएंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो भी आएंगे, मैप के क्वेश्चन आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे सॉल्व कर रखे हैं। और किसी भी स्टूडेंट को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। और इस पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है रिफ्ट वैली से कौन सी नदी होकर गुजरती है। तो इसका जो आंसर होगा डी पॉइंट, नर्मदा नदी। और आपको मैं एक वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। जैसे ये जो वैली लिखा गया है, इसका मतलब ये है जैसे ये दो पहाड़ हैं। ओके, तो इसमें क्या है कोई बीच में नदी बह रही है भूमि पे, तो इसका जो मतलब होता है वैली, इसे हम वैली बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में घाटी बोलते हैं। ओके, तो आपको वैली का मतलब पता लग गया होगा। जो वैली होता है बेसिकली जो उत्तराखंड है वहाँ पे पाए जाते हैं। एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये दो पहाड़ है, बीच में कोई नदी बह रही है, तो इसका मतलब है ये वैली है। ओके, तो यहाँ पे कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक विंड। विंड का मतलब ये होता है जो तेज हवाएं चलती है उसे हम विंड बोलते हैं। पीरियोडिक विंड का मतलब ये है सीजन के हिसाब से इसकी जो डायरेक्शन होती है चेंज होती रहती है। ओके, इसका जो आंसर है सी पॉइंट, मॉनसून। इसे हम बेसिकली सीजनल विंड भी बोलते हैं, जो मौसम के अनुसार इसकी जो डायरेक्शन है चेंज हो जाती है। और दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द सैलिनिटी ऑफ द ओशन। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है जो महासागर होता है उसकी जो लवणता है उसको कैसे प्रभावित करता है, कौन सा कारक है। तो इसका आंसर होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे संघनन की प्रक्रिया होती है, जैसे कोई ये महासागर है और ये जो सूरज है अपनी गर्माहट से क्या करता है, पानी को अपनी ओर खींचता है, इसे हम बोलते हैं संघनन की प्रक्रिया, यानी इवेपोरेशन। इससे क्या होता है, बादल बनते हैं, आपने देखा होगा। क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओशन जोन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसका जो आंसर होगा थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन का मतलब ये होता है जैसे कोई महासागर है, उसकी जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तो इससे क्या होता है जो टेम्परेचर होता है वो घटता जाता है, तो इसे हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। इसका आंसर ये है डी पॉइंट। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था बेसिकली, कौन सा महासागर क्षेत्र है जो ऊर्ध्वाधर आधार पर विभाजित है। तो इसका आंसर है डी पॉइंट। मैंने आपको बता दिया थर्मोक्लाइन का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड्स। इसका आंसर है फोन। और जो ये फोन होती है काफ़ी गर्म और शुष्क हवा होती है। इसमें क्या है, यदि कोई भी इंसान इसके कांटेक्ट में आता है तो बीमार पड़ सकता है। काफ़ी गर्म और शुष्क होती है, यानी ड्राई होती है। क्वेश्चन नंबर 6, मेजर क्लाइमेट ग्रुप ए रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है बी पॉइंट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जो क्षेत्र इस एरिया में पाए जाते हैं यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और वर्षा भी ठीक ठाक होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा हाई पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन 7, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, वो कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर होगा डी पॉइंट, राजस्थान।
क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंक्लूडेड इन द गंगा बेसिन। इसमें ये कहा जा रहा है कि कौन सी नदी गंगा बेसिन में जाकर मिलती है। इसका आंसर है सी पॉइंट, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 9 को आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें बेसिकली आपको करना क्या होता है। इसमें क्या है, बेसिकली आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, असर्शन और रीजन दिया जाता है। इन दोनों के आधार पे आपको क्या करना होता है, सही और गलत बताना होता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसा आप असर्शन पढ़ सकते हैं, द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इज प्रिसिपिटेशन, यानी क्या है, जो बारिश है, जो वर्षा है, वो मेन वाटर सोर्स है सरफेस का। और यहाँ आर पॉइंट आप देख सकते हैं, अबाउट 20% ऑफ द प्रिसिपिटेशन इवेपोरेट्स एंड बिकम्स एटमॉस्फेरिक वाटर। जो 20% जो वाटर है वो क्या है, वर्षा का है, वो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेरिक वाटर बन जाता है। तो इसी के आधार पे आपको ये बताना है कि ए पॉइंट सही है या गलत है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा आंसर चूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सी पॉइंट आंसर चूज करके लिख रखा है, ये देख सकते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्स द नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ये जो डे है नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे, ये किस डेट को मनाया जाता है, 11 सितंबर। और ये क्यों मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। एक मैस्कैर हुआ था, खेजड़ी मैस्कैर। इसमें क्या था, जो खेजड़ी जो ट्री थे उसको लोगों ने बचाया था, उसको प्रोटेक्ट किया था। इसी की याद में क्या है, ये डे मनाया जाता है। उसमें क्या है, कई लोगों की जानें चली गई थी, तो इसे हम याद के तौर पर देखते हैं इस डे को। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, अरावरी रिजर्व फॉरेस्ट रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है वेस्ट मेदिनीपुर। तो आपको ये लोकेशन याद रखना है। ओके। और जितने भी मैं एमसीक्यू इसमें करवाऊंगा तो आप इसे क्या लर्न कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में यदि आता है तो आप इजीली से टिक कर पाएँ। और जितने भी एमसीक्यू है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एमसीक्यू क्या है, 1 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का मतलब ये है, जो किसान है जो दूध का उत्पादन करते हैं, डेयरी फार्मिंग है, उनसे ये रिलेटेड है। तो जो इसका आंसर होगा डी पॉइंट, ऑपरेशन फ्लड एम्पावर्ड द डेयरी फार्मर्स। इसका मतलब बेसिकली ये है, जो डेयरी फार्मर्स है, जो किसान है जो दूध का उत्पादन करते हैं, उनके विकास के लिए इसमें काफ़ी ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन 13, इसमें क्या है, मैच द कॉलम करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कॉलम ए में क्रॉप्स के बारे में बताया गया है, कॉलम 2 में आप देख सकते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स। तो यहाँ पे एक क्रॉप बताई गई है जो फसल होती है, और यहाँ पे स्टेट बताया गया है कौन से स्टेट में ये अधिक उगाई जाती है। पॉइंट ए आप देख सकते हैं वीट, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। और बी पॉइंट है राइस, इसका आंसर है फर्स्ट, वेस्ट बंगाल। और सी आप देख सकते हैं टी यानी चाय, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, असम में। और डी पॉइंट है कॉफ़ी, इसका आंसर है कर्नाटका। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, मैच द कॉलम। तो आप ये देख सकते हैं, ये मिनरल्स है, खनिज, और ये माइंस है जहाँ पे इसकी खुदाई की जाती है, जहाँ पे ये पाए जाते हैं। इसका आंसर नीचे लिख रखा है मैंने, आप ये देख सकते हैं। जो बॉक्साइट है वो कहाँ पाया जाता है, रत्नागिरी में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, ये फोर्थ डिगबोई। डिगबोई कहाँ है, असम में है, वहाँ पे इसकी खुदाई की जाती है, तब पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोलियम में काफ़ी चीज़ें होती हैं, पेट्रोलियम में क्या होता है, काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसको क्या है, फिल्टर किया जाता है, तब जाके पेट्रोल निकलता है। सी पॉइंट है कोल, इसे आप देख सकते हैं फर्स्ट, नेवेली। और आयरन है, इसका आंसर है सेकंड, कटनी। क्वेश्चन 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वॉज हाईएस्ट इन इंडिया। यहाँ पे ये कहा जा रहा है किस ईयर में अर्बन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, उनकी हाईएस्ट परसेंटेज थी। तो जो इसका आंसर होगा 2011। 2000 में क्या है, जनगणना की गई थी, और इसमें ये पाया गया था जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे पॉपुलेशन की हाईएस्ट रेट है। क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो इन द कंट्री। तो यहाँ का आंसर होगा सी पॉइंट, केरला।
केरला में क्या है, हाईएस्ट सेक्स रेशो है। सेक्स रेशो का मतलब ये है कि 1000 मेल पे यानी पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। जैसे आपने हरियाणा स्टेट का नाम सुना होगा, वहाँ पे क्या है, सेक्स रेशो काफ़ी कम है। तो वहाँ पे ये होता है कि शादी करने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन क्या है, जो केरला है वहाँ पे सेक्स रेशो हाई है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड सर्व शिक्षा अभियान इन द कंट्री। सर्व शिक्षा अभियान किसने स्टार्ट किया था? इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने। सर्व शिक्षा अभियान में यही होता है, जो स्टूडेंट जिसकी उम्र 6 से 14 साल तक है उसको क्या है, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, फ्री मिड डे मील दिया जाएगा इसके तहत। क्वेश्चन 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका आंसर है केरला। मैं आपको ये बता देता हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो भी स्टेट या कंट्री होती है वहाँ पे 3 चीज़ों को लिया जाता है। एक तो एजुकेशन, और दूसरा हेल्थ, और तीसरा है लिविंग स्टाइल, यानी वहाँ पे रहने का लोगों का तरीका क्या है, वो कैसे रहते हैं, उनको पानी की कोई कमी नहीं है, उनको घर सही से मिल रहा है रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। यदि तीनों ही चीज़ें ठीक है तो वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे हाईएस्ट रैंक पाई जाती है। जैसे आप केरला देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एजुकेशन भी ठीक है, हेल्थ भी ठीक है, और वहाँ पे लोगों का रहने का लाइफ स्टाइल भी ठीक है, इसीलिए क्या है, ये हाईएस्ट रैंक पे है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, हेल्थ सिस्टम ख़राब है, और लोगों का जो रहने का तरीका है यानी उनके पास घर नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है काफ़ी कम पाया जाता है। जैसे यूपी या बिहार या झारखंड, तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशन सिस्टम काफ़ी लो है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका आंसर होगा इक्विटी। तो यहाँ पे इसे एक पिलर माना गया है, इसका स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। आपने नाम सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो ये इसी के अंतर्गत आता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसमें कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। इसका आंसर है बी पॉइंट, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है उसका जो लक्ष्य है गरीबी को ख़त्म करना। जो भी लोग गरीब है, पॉवर्टी है, उनको ख़त्म कर देना। देश से ख़त्म करने का मतलब ये है कि जो उनकी गरीबी है उसको ख़त्म करना, ना कि लोगों को ख़त्म करना। ओके, तो उनकी गरीबी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उनको एजुकेशन देना, हेल्थ देना, उनका जो रहने का तरीका है उसे सुधारना। तो इसके ज़रिए क्या है, हम गरीबी को कम कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं। ओके, और एक वर्ड है इससे रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, हर बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। इसका मतलब ये है, जैसे आज के टाइम में जितने भी संसाधन है, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे वाटर हो गया, पेट्रोलियम या फॉरेस्ट हो गया, तो कुछ भी हो गया, मतलब जो कि प्रकृति से रिलेटेड है, उनका हमें इस प्रकार यूज करना है ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी यूज कर सके। जैसे मैं आज कोई भी पानी या जो पेट्रोलियम है यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे उसका यूज करना है ताकि जो मेरी आने वाली पीढ़ी है वो भी उसे अच्छे से यूज कर सके। तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में बेसिकली इसे ये कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। क्वेश्चन नंबर 21, एजेंडा 21 रिगार्डिंग द फ्यूचर इन्वायरमेंट वाज प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, जो एजेंडा 21 है ये कौन से कॉन्फ्रेंस में स्टार्ट हुआ था। जो ये एजेंडा 21 है ये क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसका जो आंसर होगा सी पॉइंट, अर्थ समिट। इसमें क्या है, एजेंडा 21 रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, द टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर 17। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो क्या है, टोटल 17 है। तो इसमें क्या काफ़ी चीज़ें रखी गई है, जैसे गरीबी को ख़त्म करना, लोगों को शिक्षा देना, उनके हेल्थ जो सिस्टम है उसको ठीक करना, तो काफ़ी चीज़ें इसमें। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैज़ अचीव्ड द हाइएस्ट स्कोर इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इसमें एक वर्ड है यूटीज। यूटीज का मतलब ये होता है यूनियन टेरिटरीज। जैसे क्या है, दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। इसका जो आंसर होगा डी पॉइंट। हाईएस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में हाईएस्ट नंबर पे है चंडीगढ़।
क्योंकि यहाँ पे क्या काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई भी आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड विंड। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कोल्ड विंड है। तो इसका आंसर है ए पॉइंट, बोरा। बोरा जो विंड है वो क्या है, ठंडी में चलती है। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में चलती है। ये काफ़ी ठंडी होती है और गस्टी होती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। क्वेश्चन 25, बुरन कोल्ड विंड इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो ये बुरन कोल्ड विंड है, ये कहाँ पाई जाती है, सेंट्रल एशिया एंड रसिया के क्षेत्र में। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि मैप से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है आपको मैप को देखकर करने हैं। तो आप ये देख सकते हैं ए पॉइंट, बी, सी, डी। यहाँ पे आपको क्या है, क्षेत्र का नाम लिखना है जो भी ये एरिया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। 26 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओशन करंट मार्क्ड एज ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, बी पॉइंट, बेंगवेला। और बी पॉइंट भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं। मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ। जो बी है, जो बी का एरिया यहाँ पे क्या आएगा, सी पॉइंट, गल्फ स्ट्रीम। ये मैप के क्वेश्चन आप कर लेना क्योंकि ये हर साल आते हैं आपके एग्जाम में। और सी पॉइंट है यहाँ पे आएगा कोंगो बेसिन। और जो डी पार्ट है यहाँ पे है अटलांटिक फॉरेस्ट, ब्राज़ील। क्वेश्चन 30, इसमें क्या है, आपको ये पैसेज पढ़ना है, फिर आपको इसका आंसर देना है जो भी इसके अंदर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ए, आइडेंटिफाई द कोर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका आंसर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट। और बी पॉइंट भी आप देख सकते हैं, सी, डी। बी पॉइंट है मेंशन द नीड टू मेंटेन ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी। इसका जो आंसर होगा इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो आप इसे देख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, मैच एनी टू करेक्ट कॉम्बिनेशंस फ्रॉम कॉलम ए एंड बी। इसमें क्या है, मैंने सभी मैच कर रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको एग्जाम में 2 करना होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा आप सभी कर लेना, ताकि यदि एग्जाम में कोई सा भी आता है तो आप कर पाएँ। और आप ये आंसर देख सकते हैं, शुगर केन ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। फ्लोरिकल्चर कर्नाटका में ये होता है। और कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। पैडी वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 32, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स ईच। इसमें क्या है, जो ये क्वेश्चन होते हैं इनका जो आंसर है 1 वर्ड और 2 वर्ड में देना होता है आपको। नेम एनी 2 मेन सब ब्रांचेज ऑफ रीजनल जियोग्राफी। सब ब्रांचेज आपको बतानी है जो भी रीजनल जियोग्राफी की होती है। तो आप ये देख सकते हैं, अर्बन जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी। अर्बन जियोग्राफी में क्या है, शहरी क्षेत्र आते हैं। और पॉलिटिकल जियोग्राफी में क्या है, जो पॉलिटिकल मैप जो बेसिकली आप देखते हैं ना, वही आता है इसमें। और एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, इसमें क्या है, बाउंड्री लाइन होती है पॉलिटिकल जियोग्राफी में। बी पॉइंट है द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप्स एंड डायग्राम्स इज नन एज व्हाट। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, जो मैप का अध्ययन किया जाता है उसके ऊपर स्टडी की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। सी पॉइंट, नेम एनी 2 ब्रांचेज ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। इसका जो आंसर है जियोमोफोरोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। डी पॉइंट है, नेम एनी 2 ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। इसका आंसर है इकोनॉमिक जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी में क्या है, आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। और पॉपुलेशन जियोग्राफी में जो भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके ऊपर स्टडी की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मैच एनी 2 करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या है, मिलान चिन्ह है, आपको मिलान करना है इसमें। तो यहाँ मैंने सभी का आंसर लिख रखा है। थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पे है, सिनग्रुली। और बी पॉइंट है हाइड्रो पावर प्लांट, ये कहाँ पे, हीराकुंड में है। सी पॉइंट है थोरियम, यह है विशाखापट्टनम में। जो थोरियम जो तत्व है वो कहाँ पे पाया जाता है, विशाखापट्टनम में। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पे है, कायगा में। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है।
तो यहाँ पे मैंने सभी के करेक्ट आंसर फिल कर रखे हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। ए बी सी डी, इसका आंसर है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और बी पॉइंट आप देख सकते हैं ग्योट्स पोल्स, और ये है डी का लैंड। और मैं आपको ये सभी पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो आप क्या करना है, ये पीडीएफ ले करके जितने भी मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं सभी को एक बार क्या है लर्न कर लेना, याद कर लेना। क्योंकि क्या है, यदि आप इसे याद करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और आप ये नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या है, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, फिर आपको इसका आंसर करना है। तो आप ये देख सकते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस पैराग्राफ से यहाँ रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने इसका आंसर यहाँ कर रखा है। तो आप ए पॉइंट पढ़ सकते हैं, हु प्रोवाइड्स द वेदर फोरकास्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये कहा जा रहा है जो भारत के मौसम के बारे में कौन हमें बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके थ्रू हमें क्या है कि मौसम के बारे में जानकारी मिलती है, यानी ये जो डिपार्टमेंट है मौसम की भविष्यवाणी करता है। बी पॉइंट है, मेंशन द मेन फैक्टर दैट डिफरेंशिएट्स क्लाइमेट फ्रॉम वेदर। इसका आंसर है ड्यूरेशन, टाइम पीरियड। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो क्लाइमेट है और वेदर है इसके बीच डिफरेंस कैसे किया जाता है, टाइम का पता लगाकर, यानी ड्यूरेशन का। क्वेश्चन नंबर 36, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू वर्ड ईच। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन का जो आंसर है वन वर्ड या टू वर्ड में देना है आपको। हु बिल्ड्स द कोरल रीफ्स, इसका आंसर है कोरल पॉलिप्स। और आप यहाँ बी पॉइंट भी देख सकते हैं 37 क्वेश्चन। इसमें भी आपको सेम करना है, वन वर्ड और टू वर्ड में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 38, ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है। 39, एक्सप्लेन टू मेन फीचर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया। यहाँ पे क्या है, मैंने वेस्टर्न घाट्स की जो भी फीचर्स होते हैं यानी जो विशेषताएं होती है मैंने सभी बता रखी हैं। तो आप ये देख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है जो अपनी पृथ्वी है वहाँ पे क्या अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। तो आप ये पढ़ सकते हैं, द वेस्टर्न घाट्स आर रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो ये वेस्टर्न घाट है ये क्या है 8 नंबर पे आता है हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में। और सेकंड पॉइंट है, इन्फ्लुएंस ऑन मॉनसून वेदर पैटर्न। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। और इसे मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें क्या करना है आपको, एक्सप्लेन एनी टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेगुलेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है जो भी ग्रीन रेगुलेशन था उसका इंडिया पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, यानी नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है। ये जो ग्रीन रेगुलेशन है ये क्या है, जो फसल होती है उससे रिलेटेड है। ये कब स्टार्ट की गई थी, 1960s में। इसमें क्या है, कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया गया था, हाइब्रिड जो सीड्स होती है, जो बीज होती है उस पर ध्यान दिया गया था। और जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उन पे ध्यान दिया गया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स आप देख सकते हैं। तो इन सब के यहाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बताए गए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ था इसके थ्रू, लॉस बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन 41, सन इज द मोस्ट विटल abundant and direct source of energy, explain the statement in the context of India। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो सन है यानी जो सूरज है वो क्या है, मोस्ट विटल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो उसी के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। वन पॉइंट आप देख सकते हैं, इसके थ्रू क्या है हम सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और इसमें सेकंड पॉइंट है, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि हम इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। सस्टेन का मतलब यही है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम इसे बचा कर रख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, फोर्थ हो गया ये, इकोनॉमिक एडवांटेज भी है इसका, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रोथ। 42 क्वेश्चन नंबर है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नीति। इसकी फुल फॉर्म है, आप याद कर लेना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी यहाँ पे अचीवमेंट के बारे में बताया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हैं। तो मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ दोस्तों धीरे धीरे। आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं।
और इसमें जितने भी क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें मैंने पिक्चर भी लगा रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, मैंने मैप से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी ऐड कर रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन। तो सारी चीज़ें इसमें यदि आप पढ़ लेते हैं तो ईजिली आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको अपने टीएम में चाहिए, सॉल्व प्रैक्टिकल चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और आप इस चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।